नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के बुलेटिन में एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि एमसीडी मेयर के चुनाव में मनोनीत पार्षदों को वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। एमसीडी संविधान में इसकी बहुत स्पष्ट व्याख्या है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सोमवार को ये टिप्पणी अभी मौखिक की है, कोई फैसला नहीं सुनाया है। इस मामले की सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बता दें, इससे पहले 3 बार मेयर का चुनाव कराने की कोशिश की गई, लेकिन तीनों बार चुनाव मनोनीत पार्षदों को वोटिंग कराए जाने का अधिकार देने के कारण नहीं हो सका। आम आदमी पार्टी ने जमकर हंगामा किया। इसके बाद आम आदमी पार्टी और उनकी मेयर उम्मीदवार शैली ओबेरॉय ने याचिका दायर कर उपराज्यपाल के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें मनोनीत सदस्यों को मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में मतदान करने की मंजूरी दी थी। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत की प्रेस की आज़ादी को खतरे में बताया है। उसके संपादकीय बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण संपादकीय संबंध में तमाम तथ्यों के साथ प्रकाशित किया है। लेख में कहा गया है कि स्वतंत्र समाचार मीडिया को डराने, उसको सेंसर करने, चुप कराने और दंडित करने के लिए शक्तियों का दुरुपयोग लोक लुभावन और सत्तावादी नेताओं की एक खतरनाक पहचान है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस खेमे में पूरी तरह से शामिल हैं। प्रेस की स्वतंत्रता को कम करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की गौरवपूर्ण स्थिति को कम कर रहा है। अखबार ने कहा कि 2014 में मोदी की सत्ता संभालने के बाद से पत्रकारों ने लगातार अपने करियर और अपने जान जोखिम में डालकर उन चीज़ों की रिपोर्टिंग की जिसे सरकार रोकना चाहती थी। लेख में कहा गया है कि कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के वैश्विक सूचकांक में भारत प्रेस आज़ादी को खत्म करने के मामले में 11वें स्थान पर है। कई पत्रकारों की मौत की गुत्थी अभी तक अनसुलझी है, जिसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित वार्षिक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 2022 में 150वें स्थान पर है, जो 180 देशों में इसकी सबसे कम रैंकिंग है। प्रेस की आज़ादी के मामले में अमेरिका 42वें स्थान पर है, वहीं रूस भारत से थोड़ा और नीचे 155वें स्थान पर है और चीन 175वें। जस्टिस एस ए नज़ीर को रविवार को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर दिया गया। इनकी नियुक्ति की खबर आने के बाद से ही रिटायरमेंट के बाद जजों के द्वारा पद संभालने को लेकर हंगामा होने लगा है। पूछा जाने लगा है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के सम्मानित जज की सेवानिवृत्ति के बाद की नियुक्ति आखिर क्यों नहीं रुक रही है। मालूम हो कि जस्टिस एस ए नज़ीर कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा थे, जिनमें ट्रिपल तलाक केस, अयोध्या बाबरी मस्जिद विवाद केस और मोदी सरकार के द्वारा लिए गए नोटबंदी के फैसलों को सही ठहराने वाले केस शामिल हैं। इसी साल 4 जनवरी को रिटायर हुए जस्टिस नज़ीर अयोध्या पर फैसला सुनाने वाली 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ में शामिल रहे तीसरे जज हैं जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद सरकार से नियुक्ति प्राप्त की है। इससे पहले बेंच का नेतृत्व करने वाले पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई को राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था और जस्टिस अशोक भूषण को उनके रिटायरमेंट के 4 महीने बाद 2021 में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीले न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। रिटायर्ड जज जस्टिस एस ए नज़ीर को राज्यपाल बनाए जाने के फैसले को लेकर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि इस तरह की नियुक्तियां न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा खतरा हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक सिंघवी ने राज्यसभा में दिवंगत अरुण जेटली की 2013 की टिप्पणी को याद किया कि रिटायरमेंट के बाद की नौकरी की इच्छा रिटायरमेंट से पहले के फैसलों को प्रभावित करती है। सिंघवी ने कहा कि हम व्यक्तियों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सैद्धांतिक रूप से हम इसका विरोध करते हैं। हम मानते हैं ये एक बड़ी कमी है और देश की न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए बड़ा खतरा है। सिंघवी ने कहा कि भाजपा का ये बचाव कि ये पहले भी हुआ था कोई बहाना नहीं हो सकता है और मुद्दा जस का तस है। कांग्रेस सांसद और संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने अरुण जेटली का वीडियो क्लिप शेयर किया है और कहा कि पिछले 3-4 सालों में इसका पर्याप्त सबूत है। सीपीएम के राज्यसभा सदस्य ए रहीम ने भी नियुक्ति पर सवाल उठाया और एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि जस्टिस अब्दुल नज़ीर को राज्यपाल नियुक्त करने का केंद्र सरकार का फैसला देश के संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है। यह घोर निंदनीय है। उन्हें प्रस्ताव लेने से मना कर देना चाहिए था। देश को अपनी कानूनी व्यवस्था में विश्वास नहीं खोना चाहिए। रहीम ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि मोदी सरकार के ऐसे फैसले भारतीय लोकतंत्र पर एक धब्बा है। बता दें, जस्टिस अब्दुल नज़ीर फरवरी 2017 में कर्नाटक हाई कोर्ट से प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने से पहले वो किसी भी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे थे। उनको सीनियर जजों के ऊपर तरजीह देकर सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था, जिस पर भी हंगामा हुआ था।
संसद में आज सोमवार को विपक्ष ने फिर हंगामा किया। भारी हंगामे के बीच सदन को 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन स्थगित होने के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बीजेपी नेताओं प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल ने संसद के कामकाज में बाधा डालने के लिए विपक्षी नेताओं से माफी की मांग की। इसके साथ ही राज्यसभा के संसदीय बजट सत्र का पहला भाग समाप्त हो गया है। सदन अब बजट सत्र के दूसरे भाग के लिए मार्च में फिर से शुरू होगा। बता दें, बजट सत्र का पहला सत्र अडानी को लेकर आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर जांच की मांग को लेकर निकल गया। विपक्ष लगातार जेपीसी जांच या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग करता रहा, लेकिन सरकार इसको खारिज करती रही। संसद में प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी के लिए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल पर विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। राहुल को बुधवार तक लोकसभा सचिवालय को उस नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया है। बता दें, राहुल ने इस सप्ताह की शुरुआत में राष्ट्रपति के अभिभाषण के मोशन ऑफ थैंक्स पर एक बहस में प्रधानमंत्री मोदी पर जबरदस्त हमला बोला था। लोकसभा सचिवालय ने रविवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से जवाब मांगा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और प्रहलाद जोशी ने विशेषाधिकार हनन नोटिस दिया था। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, स्पीकर को बिना नोटिस दिए आप प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे आरोप नहीं लगा सकते। हमने नोटिस में कहा है कि राहुल गांधी ने जो कहा था 15 फरवरी तक उसे संबंधित सबूत स्पीकर को दिखाएं या संसद में माफी मांगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो अपनी लोकसभा सीट खो बैठेंगे। बीजेपी के इस नोटिस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भी टिप्पणी आई। खड़गे ने कहा कि आज बजट सत्र के पहले चरण का आखिरी दिन है। हम इस बात की चर्चा करेंगे कि हम अडानी के मुद्दे का समाधान कैसे कर सकते हैं और हमारे अध्यक्ष इस पर क्या करेंगे। हम दूसरे दलों के नेताओं से भी बात करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोमवार को कहा कि लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ असंसदीय टिप्पणी करने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भेजे गए नोटिस पर इस बार कार्रवाई की जाएगी। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए जोशी ने कहा कि भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को पीएम मोदी के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए नोटिस जारी किया है। जोशी ने कहा कि वो जो कहते हैं उसे सबूतों के साथ समर्थन करना पड़ता है, लेकिन उन्होंने कोई सबूत पेश नहीं किया है। हम सब इस देश की जनता के प्रति जवाबदेह हैं। इस बार इस नोटिस पर कार्रवाई की जाएगी। भारतीय मार्केट रेगुलेटर सेबी 15 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अडानी मामले की जानकारी दे सकता है। अडानी समूह $2.5 बिलियन का एफपीओ लाया था। उसके बाद हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आई और अडानी ग्रुप के शेयर धड़ाम हो गए। अडानी ने ओवर सब्सक्राइब हुए एफपीओ को इसके बावजूद वापस ले लिया। सेबी ने सूत्रों के हवाले से बताया था कि वो इस मामले की जांच कर रहा है। हालांकि तमाम राजनीतिक दल सेबी से स्पष्ट बयान की उम्मीद कर रहे थे। सेबी की ओर से अभी तक अडानी के खिलाफ तथाकथित जांच पर कोई बयान नहीं दिया गया है। इस मामले से जुड़े 2 सूत्रों ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि सेबी बोर्ड 15 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करेगा। सेबी बोर्ड सीतारमण को अडानी से जुड़े हाल के घटनाक्रमों के बारे में जानकारी देगा। पीएम मोदी ने बेंगलुरु में एरो इंडिया शो में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया। 5 दिवसीय प्रदर्शनी में 700 से अधिक रक्षा कंपनियां और 98 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। एरो इंडिया का ये संस्करण देश को सैन्य विमान, हेलीकॉप्टर, सैन्य उपकरण और नए युग के एवियोनिक्स के निर्माण के लिए एक उभरते हुए केंद्र के रूप में प्रदर्शित कर रहा है। इस शो में लड़ाकू विमान समेत कई हेलीकॉप्टर्स ने करतब दिखाए। इसे भारत का सबसे बड़ा एयर शो माना जा रहा है। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि बेंगलुरु का आसमान आज इस बात की गवाही दे रहा है कि नई ऊंचाई नए भारत की सच्चाई है। मेरी कामना है कि आत्मनिर्भर भारत ऐसे ही बढ़ता रहे। पीएम मोदी बोले, आज भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ये शो भारत के बढ़ते सामर्थ्य को दिखाता है। 100 से ज्यादा देश इसमें शामिल हो रहे हैं। इसने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वीमेन प्रीमियर लीग की नीलामी में भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंदाना की अभी तक सबसे अधिक बोली लगी है। मंदाना को आरसीबी ने 3.4 करोड़ रुपए में खरीदा है। वहीं हरमनप्रीत कौर को मुंबई इंडियंस ने 1.8 करोड़ रुपए में और रेणुका सिंह को आरसीबी ने 1.5 करोड़ रुपए में खरीदा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी को आरसीबी ने 1.7 करोड़ रुपए में खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया। बता दें, इस साल से पुरुषों के आईपीएल की तर्ज पर WPL हो रहा है। इसको लेकर खिलाड़ियों की नीलामी की जा रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच अब धर्मशाला में नहीं, इंदौर में खेला जाएगा। बीसीसीआई ने मैच का मैदान बदलने के पीछे कारण बताते हुए कहा कि सर्दी के कारण आउटफील्ड में पर्याप्त घास की कमी है, जिसके चलते वेन्यू बदला गया है। बता दें, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मैच खेला जा चुका है, जिसमें भारत ने 1 पारी और 132 रनों से जबरदस्त जीत हासिल की थी।
अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी के साथ।